जादुई नदी में पैसों की दुनिया। हे भगवान, आपने हमें इतना गरीब और असहाय क्यों बना दिया? क्या हमें खुशी से रहने का हक नहीं है? मेरी नौकरी भी चली गई, उसके बाद मालिक ने हमें घर से बेघर कर दिया। अब न खाने पीने के लिए कुछ है, न रहने के लिए। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगा? अजी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। वहाँ सामने एक नदी है, वहाँ एक झोपड़ी बनाकर रह लेते हैं। पानी का इंतजाम तो उसी नदी से ही हो जाएगा, खाने का भी ढूंढ ही लेंगे। माँ, हम बहुत देर से चल रहे हैं, प्यास लग रही है और भूख भी। हाँ माँ, मुझे भी। सुनिए जी, नदी के पास ही चलते हैं, बच्चों को प्यास लग रही है। ठीक है, चलो। फिर राजेश का परिवार उस नदी के पास जाता है। जहाँ राजेश एक बोतल में पानी लेने जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है। अरे राधा के पापा, मुझे उन्हें बचाना होगा। बच्चों तुम यहीं रहना, हम आते हैं। जी माँ। कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। राजेश उस नदी में डूब जाता है। उसे बचाने के लिए कोयल भी चली जाती है और दोनों पानी के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां आसपास उन्हें गुलाबी रंग के 2000 के नोट के पेड़ और घर, या ये कहूँ 2000 के नोटों की, पैसों की ऐसी बनी हुई दुनिया होती है जैसा कि एक आम इंसान की बाहरी दुनिया होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये पैसों से बनी दुनिया थी, जहां बाइक 2000 के नोट की थी, कार भी 2000 के नोट की थी। इतना ही नहीं, उस पानी में रहने वाले लोगों के कपड़े भी 2000 के नोट के बने हुए थे। ये सब देखकर राजेश और कोमल हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? इतने सारे पैसे, और वो भी लोगों ने पहने हुए हैं। ये असमंजस नज़ारा देखकर तो मैं भी हैरान हो गया हूँ। भला इतने सारे पैसे, वो भी इस तरह। और देखो तो हम कितना आसानी से इस पानी में ठहर पा रहे हैं। मुझे तो लगता है जरूर कोई जादुई जगह है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो। मुझे भी ये जगह कुछ जादुई जैसी लग रही है, वरना आम इंसान तो पानी में सांस लेने से रहा। तभी इशिका नाम की एक औरत आती है जिसने पैसों के बने कपड़े पहने हुए थे। सर पर ताज भी पैसों और सिक्कों से बना हुआ था। अरे, तुम इंसानी दुनिया से आए हो ना? तुम हमारे जादुई नदी के पैसों की दुनिया में क्या कर रहे हो? मतलब ये एक जादुई दुनिया है, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं। हाँ, लेकिन अब मेरी बात का उत्तर दे दो। वो दरअसल हमारे पास कुछ भी नहीं था। भटकते भटकते हम इस नदी के पास आ गए। मैं अपने बच्चों को पानी पिलाने आया था कि मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा, एक बात कहूँ, पैसे लक्ष्मी माता होती हैं, और आप पैसों को वस्त्र की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पैसों का सम्मान करना चाहिए, और आपने पैसों को पहना हुआ है, उनसे ही सब कुछ बना रखा है। अगर आप बाहर की दुनिया में निकलते तो आपको पैसों की कदर पता होती कि एक गरीब व्यक्ति के लिए 2000 का नोट का कितना महत्व होता है। वो अपना 4 दिन का भरपेट राशन खा सकता है। हम तो इतने गरीब हैं कि क्या बताएं। मेरे बच्चों ने कल रात से खाना नहीं खाया, इसलिए मैं समझता हूँ पैसों की वैल्यू क्या है। और यहाँ अनगिनत पैसा है, किसी को इन पैसों की कदर ही नहीं है। आसपास देख रहा हूँ तो कोई पैसे उड़ा रहा है तो कोई पैसों का घर बना रहा है। हाँ, क्योंकि ये जादुई पैसों की नदी है। तुम्हारा हाल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हें इस गरीबी की रेखा पर नहीं छोड़ सकती इस तरह। तुम्हारा जितना मन है उतने पैसे आकर बार बार ले जा सकते हो, अपने बच्चों का पेट पाल सकते हो। क्या सच में आप पक्का हमें पैसे देना चाहती हैं? हाँ, नेक दिल लोगों की मदद करने में हम पीछे कभी नहीं हटते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इशिका अपनी नदी की दुनिया में उसे पैसों के पेड़ और बक्से की ओर ले जाती है, जहाँ दोनों पति पत्नी ढेर सारे पैसे को उठाकर नदी के बाहर आ जाते हैं। तभी बच्चों को बहुत भूख लगती है। फिर राजेश और कोयल अपने दोनों बच्चों को एक मॉल में ले जाते हैं। नए नए ढेर सारे कपड़े खरीदते हैं और खुद भी पहनते हैं। फिर उन्हें एक महंगे वाले रेस्टोरेंट में पेट भरकर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, इटालियन सब कुछ खिलाते हैं, जिससे बच्चे बहुत मजा करते हैं। वाह मम्मी पापा, इतना मजा तो कभी नहीं किया। मेरा दोस्त शुभम था ना, वो बहुत अमीर था और ऐसे ही मजे करता था। मम्मी पापा, हमारी लॉटरी लग गई है क्या? हाँ बेटा,
ऐसा ही समझ लो, अब हम ऐसे ही रहेंगे, बस एक घर का इंतजाम करना है। फिर राजेश उन पैसों से गरीब लोगों को भी खाना खिला देता है और पैसे खत्म होने पर फिर से जादुई दुनिया में जाता है, जहाँ से वो ढेरों पैसे लेकर आता है और एक बड़ा सा बंगला खरीद लेता है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता है और जादुई नदी के लोगों का धन्यवाद भी करता है। फिर वो अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाता है तो उसे अपने गांव में आसपास बहुत गरीबी दिखाई देती है। कोयल, तुम देख रही हो एक माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर काम की तलाश में कैसे भटक रही है। मैं देख रही हूँ, कल तो मैंने एक आदमी को बिल्कुल उसी दशा में देखा था जैसे हम थे। काश हम सारे लोगों की मदद कर पाते और उनकी गरीबी दूर कर देते। अरे कोयल, तुमने तो बातों ही बातों में बहुत अच्छा कह दिया, अब हम यही करेंगे। ऐसा कहकर राजेश और कोयल उस जादुई नदी में जाकर ढेर सारे पैसों के पेड़ से पैसे तोड़कर लाते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं। किसी के टूटे मकान को पक्का कर देते हैं तो किसी गरीब के घर में खाना दे देते हैं। जब ये बात उन गरीब लोगों को पता चल जाती है तो वो भी जादुई नदी में जाकर पैसे ले आते हैं, जिससे उस गरीब गांव के लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। अरे राजेश भैया, कोयल भाभी, आपने तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। सच में आप बहुत अच्छे हैं। बस बस, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे काश हमारे इस गांव में कोई ऐसा काम होता जहां हम गरीबों की सुनवाई होती। आप चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम है। अब इस गांव में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इतना कहते ही कोयल जादुई नदी से पैसों की गड्डी लाकर एक बहुत बड़ी अगरबत्ती की फैक्ट्री खोलती है, जहां लाखों गरीब लोगों को रोजगार मिल जाता है, जिससे अब उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाती है। पर वहीं जादुई नदी के पैसों के बारे में सरकार को पता चल जाता है, तो उनका एक आदमी उस नदी में जाकर डूब जाता है और पैसों की दुनिया को देखकर कहता है, अरे वाह, इतने सारे पैसों की नदी, इससे तो मेरी 7-8 पुश्तें अमीरी जिंदगी जी सकती हैं। इसी जादुई नदी की वजह से गरीब लोगों का भला हुआ है। अब यहाँ पर मैं कब्जा कर लेता हूँ, फिर तो बैंक में पैसा ही पैसा, थोड़े से जेब से भी भर लेता हूँ। सरकारी गवर्नर कुछ पैसों की गड्डी को जादुई नदी से चुराकर बाहर ले आता है, तो वो पत्थरों में तब्दील हो जाती है और पुलिस कर्मियों से नदी को बैन करवा देता है, जहाँ न जाने का बोर्ड भी लगा हुआ था। तभी सुरेंद्र नाम का एक गरीब व्यक्ति आता है। साहब साहब, मुझे इस नदी के भीतर जाना है। मेरी बेटी के पेट में पथरी हो गई है, वो बहुत परेशान है। उसका ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पर अब सिर्फ सरकार का अधिकार है। सुरेंद्र बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह पुलिस कर्मियों उसे जादुई नदी में जाने नहीं देते। ये सब होता हुआ कोयल देख लेती है और उस गरीब व्यक्ति की पैसे देकर मदद करती है। फिर वह गवर्नर वापस उसे नदी में जाता है और पैसे निकाल कर लाता है, तो उसके पैसों के नोट फिर से छोटे छोटे कंकड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। हे भगवान, मैं बार बार इस पानी में से पैसे लेकर बाहर आता हूँ, तो ये नोटों की गड्डी कंकड़ में क्यों बदल जाती है। तभी तेज रोशनी में पैसों की दुनिया से शिका बाहर आकर कहती है, तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक लालची व्यक्ति हो और मेरी जादुई नदी के पैसे कभी लालची लोगों के काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ गरीब नेक दिल लोगों के लिए ही बनी है। तुमने उस गरीब इंसान को रोककर अपना फायदा करना चाहा, इसलिए तुम्हारे गाल पर ये एक थप्पड़ था। इसमें बुरी नियत से जाओगे तो कुछ और गलत हो सकता है। बेहतर होगा अपनी पुलिस कर्मियों को यहाँ से वापस ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। मैं अमीर होने के नशे के लालच में आ गया था और अब ऐसा नहीं करूंगा। पुलिसकर्मी वापस चलो यहाँ से। इस तरह इशिका वापस पानी में चली जाती है। वहीं गवर्नर पुलिसकर्मी भी चले जाते हैं। अब जब भी गरीब लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो वह उस जादुई नदी में आकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लिया करते थे। उस गांव की गरीबी हटने के बाद जादुई नदी के पैसों की दुनिया खुद ब खुद गायब हो जाती है। गौरी बेटी, कहाँ है तू? यहाँ माँ, आंगन में चंपा को चारा खिला रही हूँ। सारा दिन इसी की सेवा बाड़ी में लगी रहती है तू भी। चल कर खा ले कुछ। खा लूंगी माँ, मगर अपनी चंपा को पहले भरपेट चारा तो खिला दो। आखिर इसी के दूध से ही हमारा घर चलता है। गौरी भरतपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहती है।
गौरी की गाय चंपा गर्भवती है। गौरी को अपनी गाय से बहुत लगाव है। उसी रात ये तो चंपा की आवाज है। वो इतनी रात को इतनी जोर जोर से क्यों रंभा रही है? गौरी लालटेन लेकर गौशाला में आती है, जहाँ गाय दर्द से छटपटा रही होती है और थोड़ी ही देर में वो गाय एक बछिया को जन्म देती है। देखो माँ, हमारी गाय ने कितनी प्यारी बछिया को जन्म दिया है। आज से हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया है। काश कि राजेश भैया भी यहाँ होते। कुछ दिनों बाद राजेश अपनी पत्नी के साथ शहर से गांव आ जाता है। माँ, देखो कौन आया है, राजेश भैया। राजेश मेरा बेटा, आ गया तू? पूरे 3 साल बाद देख रही हूँ तुझे। शहर जाने के बाद ना कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई खबर दी। शहर जाकर शहर का ही हो गया था तू। ओह गॉड, ये है राजेश की फैमिली, इतनी फटीचर। पता नहीं इन गरीब भिखारियों के बीच में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। माँ, ये जानवी है, आपकी बहू। मैंने शहर में इससे शादी कर ली। गौरी बेटी, जा आरती की थाली लेकर आ, तेरी भाभी का गृह प्रवेश कराना है। जी माँ, अभी लाई। ये लो माँ। गंगा जानवी का गृह प्रवेश कराती है। अगले दिन सुबह को देर तक जानवी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी लाइट कट जाती है। ओह गॉड, इस लाइट को भी अभी जाना था। एक तो रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया। गर्मी से चिढ़कर जानवी गुस्से में कमरे से बाहर आती है, जहाँ गौरी अपनी गाय और बछिया को भूसा खिला रही होती है। गौरी, मेरी चाय कहाँ है? वो भाभी, आप सो रही थी इसलिए मैंने आपके हिस्से की चाय बर्तन में रखी हुई है। ये लीजिए उपले, चाय गरम करके पी लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? शहर में मेरे उठने से पहले तुम्हारे भैया मेरे लिए कमरे में बैठी लेकर आते थे। मुझे इस मिट्टी के घिसे पिटे चूल्हे पर कुछ भी नहीं बनाना आता, और ये चाय सुबह की बासी हो चुकी है। मेरे लिए ताजी चाय बनाओ। मगर भाभी, घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। तो कहो अपनी प्यारी गाय को दूध देने को। मगर भाभी, मेरी गाय सिर्फ सुबह और शाम दूध देती है, अभी ये दूध नहीं देगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देती ये दूध। ये कहकर गौरी की अत्याचारी भाभी गाय और बछिया को डंडे से मारने लगती है। फ्री फंड का चोकर भूसा खा खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई है इन्हें। अगर ये दूध नहीं दे सकती तो आज से इनका चारा बंद। रुक जाओ भाभी, मेरी गाय और मेरी बच्चिया को ऐसे मत मारो। बड़ी आई अपनी गाय और बच्चिया को बचाने वाली। चल हट यहाँ से। अत्याचारी भाभी अपनी गरीब ननद को धक्का दे देती है, जिस कारण गौरी का सर खूंटे से लग जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। धीरे धीरे जानवी की ज्यादतियां और अत्याचार बढ़ते ही जाते हैं। अब वह गाय और बच्चिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं देने देती, जिस कारण एक रात गौरी आंखों में आंसू लिए गौशाला में आके अपनी गाय और उसकी बच्चिया का खूंटा खोल देती है। मैं तुम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम दोनों का ये दुख दर्द अब मुझसे और नहीं देखा जाता। जाओ मेरी प्यारी गाय, अपनी बच्चिया को लेकर इस घर से कहीं दूर भाग जाओ। गौरी की गाय चंपा अपनी बच्चिया को लेकर काफी दूर चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में आ जाती है, जहाँ एक ऋषिवर एक पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहे होते हैं। तभी एक डाली टूटकर उन पर गिरने वाली होती है। तभी चंपा भागकर उस ऋषि को बचा लेती है और डाली गाय पर टूटकर गिर जाती है। हे गौ माता, मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अचानक गाय गौरी को याद करने लगती है और गाय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी ऋषिवर अपनी शक्तियों की सिद्धि से उसकी सारी तकलीफ जान लेते हैं और उसके आंसुओं को सोने के आंसुओं में बदल देते हैं। जाओ गौ माता, आज से जब कभी भी अपनों को दर्द में देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू बहेंगे तो वो सोने के आंसू बन जाएंगे, और जो भी साफ मन वाले होंगे वो तुम्हारे बिना बोले भी तुम्हारे मन की बातें सुन सकेंगे। धन्यवाद ऋषिवर, आपने मेरी मदद की। गाय अपनी बच्चिया को लेकर वापस आ जाती है, जहां गरीब ननद अपनी अत्याचारी भाभी के आगे हाथ फैलाकर रोटी के लिए भीख मांग रही होती है, और उसके गरीब माँ बाप गोपी और गंगा खाने को दाने दाने के लिए तरस रहे होते हैं। भगवान के लिए मुझे एक रोटी दे दो भाभी। माँ पिताजी ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे माँ बाप मर जाएंगे भाभी। मरते हैं तो मर जाए, मैं तुम गरीब भिखारी को खाने का एक दाना भी नहीं दूंगी।
ऐसा कहकर जानवी घर के अंदर चली जाती है और वहीं गरीब ननद का दुख देखकर गाय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो कि सोने में बदलकर जमीन पर गिरने लगते हैं। चंपा, मेरी प्यारी गाय, क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरी भाभी बहुत अत्याचारी है, वो इंसानों पर तरस नहीं खा रही है। तुम तो बेजुबान हो, तुम बेजुबान जानवरों की भी जान ले लेंगी। गौरी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ये मेरा नाम कौन पुकार रहा है? ये मेरी आवाज है गौरी। मेरी आंखों से बहते आंसुओं को देखो, जो सोने में बदलकर जमीन पर गिर रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हारी अत्याचारी भाभी मेरे सोने के आंसुओं को देखे, इन्हें जल्दी से उठा लो। गौरी अपनी गाय के गिरे हुए सोने के आंसुओं को उठाकर रख लेती है। उसे सुनार से बेचकर अपने गरीब भूखे माँ बाप के लिए राशन पानी लेकर आती है और खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। माँ, पिताजी, खाना खा लीजिए। अरे गौरी बेटी, ये खाना तू कहाँ से लेकर आई है? गौरी अपने माता पिता को अपनी जादुई गाय के सोने के आंसुओं के बारे में बताती है। धीरे धीरे पहले की तरह अपनी गाय और बचिया के साथ वो खुश खुश रहने लगती है। मगर एक रात जोर जोर से बिजली चमकती है और जोरों से बारिश होती है, जिस कारण गौशाले की मिट्टी और फूस बारिश के पानी से भीगकर गलने लगता है और गौशाला की छत बचिया के ऊपर गिर जाता है। अपनी बचिया को दर्द में देखकर एक बार फिर जादुई गाय की आंखों से सोने के आंसू बहने लगते हैं और ये नज़ारा गौरी की लालची अत्याचारी भाभी देख लेती है। अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे कि मेरी 2 कौड़ी की गरीब ननद खुद पर इतना इतरा क्यों रही थी। इसकी ये जादुई गाय इन गरीबों को सोने के आंसू देती है, इसलिए इनके दिन बदल गए हैं। अरे मुर्गी तो एक बार में सिर्फ एक ही सोने का अंडा देती है, मगर ये जादुई गाय तो सोने के आंसू देती है। अब मैं इसको इतना दर्द दूंगी कि ये खूब रोएगी और मुझे ढेर सारे सोने के आंसू देगी, जिन्हें बेचकर मैं लखपति नहीं करोड़पति हो जाऊंगी। अगली सुबह वह बेचारी गाय को चमड़े से बहुत मारती है। दर्द के मारे गाय अपने सींग हिलाते हुए गुहार लगाते हुए दर्द के कारण रोने लगती है। रो और रो, क्योंकि तू रोएगी तभी तो सोने के आंसू देगी। इसे कैसे पता मेरे आंसू सोने के हैं? आंसू के बारे में, इसलिए ये मुझे दर्द दे रही है, मगर मैं इसके लालच को पूरा नहीं करूंगी। इस गाय की आंखों से आंसू तो बह रहे, मगर ये सोने में क्यों नहीं बदल रहे? मगर मेरा नाम भी जानवी है, मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जानवी अपने गरीब सास ससुर को घर के आंगन में पेड़ से बांध देती है और दोबारा से गाय को चाबुक से मारने लगती है। तभी उसकी गरीब ननद गाय से लिपट जाती है। भाभी, आप क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इस बेचारी को? मेरे आगे से हट जा गौरी, वरना आज इस गाय के साथ साथ मैं तेरी भी जान ले लूंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप भले मेरी जान ले लो, मगर मैं इस बेजुबान जानवर की जान नहीं जाने दूंगी। जानवी अपनी गरीब ननद को बहुत मारती है। गाय गौरी को अपना मानती थी, इसलिए उसका दर्द उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से बहते साधारण आंसू सोने के आंसू में बदलकर गौशाला के चारों तरफ गिरने लगते हैं, जिसे जानवी जल्दी जल्दी उठाने लगती है। इतने सारे सोने के आंसू, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तभी गाय गुस्से में जानवी को सींग मारकर दूर फेंक देती है। तभी गौरी बीच में आकर गाय को रोक लेती है। रुक जाओ मेरी प्यारी गाय, भाभी को छोड़ दो। तुम भी इनकी तरह बन जाओगी तो इन जैसे लालची इंसानों में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? इन्हें मत मारो। ये देखकर जानवी पछतावे से भर जाती है और अपनी ननद से माफी मांगती है। गौरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालची हो गई थी, इसलिए इस बेजुबान जानवर को दर्द दिया। गौ माता, मुझे माफ कर दो। आखिर में गौरी और उसकी गाय जानवी के किए के लिए उसको माफ कर देती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।